कक्षा 10 के सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के पाठ नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। चलो देखते हैं पाठ नंबर 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनन क्या होता है। नंबर 1, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नंबर 2 है केंद्रिका। केंद्रक में पाए जाने वाले कोषों यानी कि डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। नंबर 3, डीएनए प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं और नई कोशिका बनती है तथा इनमें समरूपता नहीं पाई जाती। और विभिन्नता का महत्व क्या देखेंगे। विभिन्नता का महत्व लंबे समय तक प्रजाति बनाए रखने में उपयोगी है और जैव विकास इसका आधार है। उपजनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक प्रजनन के अब हम गुण देखेंगे। क्या क्या गुण होते हैं अलैंगिक। इसमें क्या होता है, एक जीव नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता, नया जीव पैतृक जीव के बिल्कुल समान होता है, सतत गुणों के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम है, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। अब आप लैंगिक प्रजनन में देखेंगे, इसमें 2 जीव मिलकर जीवन का उत्पन्न करते हैं और इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसका 3rd पार्ट्स में इसको गुण देखेंगे। थर्ड है इसका नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता, यानी कि उसके जैसा रूप नहीं हो सकता। प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है और यह प्रक्रिया उच्च वर्गों में पाई जाती है। अलैंगिक प्रजनन की विधि क्या होती है। नंबर 1 है इसमें विखंडन। इस प्रक्रम में एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसका इसमें पहला है द्विखंडन यानी कि 2 भाग में विभक्त होना। जीव 2 कोशिका में विभक्त हो जाता है, जैसा है इसका उदाहरण अमीबा। अमीबा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ख है इसका बहुखंडन, यानी कि जीव बहुत सारी कोशिका में विभक्त हो जाता है, जैसे प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट खंडन। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ये टुकड़े नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे इसका है उदाहरण स्पाइरोपाइरा। इसके जो है कई खंड हो जाते हैं और हर खंड का नया जीव बन जाता है। इसके बाद है पुनर्जनन। इस क्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़े का एक नया जीव बन जाता है। तो इसके उदाहरण है आपके 2 उदाहरण है आपका पैलिनेरिया और हाइड्रा। तो ये कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और हर टुकड़े का इसका जो है नया जीव बन जाता है। और प्रकार है मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर में कुछ उभार उत्पन्न हो जाता है जिसे मुकुलन कहते हैं। इस मुकुलन में नए जीव का निर्माण होता है और नई शाखा के रूप में यह इससे अलग हो जाता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। ये प्रक्रिया हाइड्रा तथा ईस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट 5वां नंबर है बीजाणु समासंग। इसमें क्या होता है, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरों पर बीजाणु धानी पाई जाती है, यानी कि इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचना होती है और यह जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो उसमें वृद्धि होने लगती है और नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को बीजाणु समासंग कहते हैं।
अब आते हैं आपके आगे, नेक्स्ट देखते हैं कायिक प्रबंधन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होता है। इसको हम कायिक प्रबंधन करते हैं। ये एक प्राकृतिक विधि है, जैसे जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। इनको हम भूमि में लगा देते हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। इसके बाद कुछ पौधे में कृत्रिम विधियों द्वारा भी उत्पन्न किए जाते हैं नए पौधे, जैसे कि रोपण, यानी कि आम का बीज लगा दो, या इसमें कर्दन, गुलाब की टहनी लगा दो, और लेयरिंग, ये आपके चमेली में उत्पन्न होता है। इसके बाद है ऊतक संवर्धन। इस विधि में शाखा के सिरों से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषण के माध्यम में रखा जाता है, यानी कि वहाँ पर कुछ डाली लगा देते हैं, भूमि में दबा देते हैं। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिका के गुच्छे जैसी शक्ल ले लेती हैं और इसमें परिवर्तन हो जाता है और नए पौधे का निर्माण इसमें हो जाता है। इसके लिए कई प्रकार के पौधों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सजावटी पौधे। अब आते हैं कायिक संवर्धन के लाभ क्या क्या हैं, इससे संबंधित हम देखते हैं लाभ। नंबर 1, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, जैसे केला, गुलाब आदि के द्वारा हम इसमें नए पौधे हम बना सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, बिल्कुल जैसा पौधा था उसके द्वारा वैसा ही पौधा तैयार हो जाता है। बीज रहित फल उगाने में इसमें मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। लैंगिक प्रजनन में क्या है, लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्मक मिलते हैं। नर में मादा युग्मक मिलने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी कि उससे अलग संतान उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसा होता है, फूल पौधे जो है का जनन अंग होता है, यानी कि फूल के माध्यम से ही इसमें जनन होता है। अब हम फूल के प्रकार देखेंगे। फूल 2 प्रकार के होते हैं, उभयलिंगी, यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें दोनों स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं, जैसे सरसों का और गुलड़ का पुष्प। और दूसरा होता है एकलिंगी, यानी कि एक पुष्प स्त्री केसर होता है, दूसरा में नर जनांग पाया जाता है। जैसे कि ये पुष्प है आपका सरसों का पुष्प है, ये आपका द्विलिंगी है। इसमें बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, परागकोश और जायांग सब प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, परागकोश जो है आपके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और एक नली के द्वारा अंडाशय में पहुंचकर बीजाणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जो पुष्प होता है वो आपका उभयलिंगी या द्विलिंगी कहलाता है। इसमें बीजा का निर्माण की प्रक्रिया है, ये आप इसका अध्ययन कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा या पानी या अन्य किसी माध्यम से फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और वहां पर स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरा, परागकण में एक नलिका होती है जिसके माध्यम से वर्तिकाग्र में होते हुए बीजांड में पहुंच जाते हैं और वहां अंडा से मिलकर के आप एक युग्म बनाते हैं और इस प्रकार से ये पहुंचते हैं नली के माध्यम से और अंत में जाकर के ये एक बीजांड का निर्माण कर लेते हैं। यह प्रक्रिया पाई जाती है आपके उभयलिंगी पुष्प के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं मानव में जनन। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा के अंड कोशिके का निर्माण हो जाता है, इस अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं।
तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, किशोरों में और लड़कियों में, दोनों में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन शरीर में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि आवाज़ का भारी होना, मुंह का कील मुहां से उत्पन्न होना, दाढ़ी जमना। इसी प्रकार से लड़कियों में भी शारीरिक परिवर्तन आ जाता है। इस माध्यम से जो है पता चल जाता है कि लड़कियों में या लड़कों में जो है यौवन प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं नर जनन तंत्र, यानी कि जिसमें क्या होता है वर्षण। वर्षण उदर गुहा के बाहर यानी कि शरीर के बाहर एक कोष्ठ उपस्थित होता है। वर्षण कोष्ठ तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है क्योंकि इस शरीर से बाहर होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। इसमें इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इसका आप अध्ययन कर लेंगे, जैसे शुक्र वाहिनी, मूत्र मार्ग और इससे संबंधित कुछ ग्रंथियाँ हैं जिनके माध्यम से शुक्राणु जो है मार्ग से होता हुआ बाहर निकलता है। और ये इसका चित्र है जिसका आप अध्ययन कर लेंगे। इसी प्रकार से मादा में भी कुछ जनन तंत्र होता है, जैसे कि अंडा से यहाँ पर अंड कोशिका का निर्माण होता है और जो जन्म के समय से ही प्रारंभ होता है, लेकिन यौवन अवस्था आने के पश्चात इसमें परिपक्वता आने लगती है और हर माह एक अंडकोशिका शरीर में बाहर निकलता है और 2 या 2 से अधिक अंडकोश जो है हर महीने परिपक्व होकर अंडाशय का निर्माण करते हैं। इसके बाद अंडकोशीय वाहिनी यानी कि वाहिनी से होते हुए ये भी गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से मादा जनन तंत्र इस प्रकार से होता है, ये गर्भाशय, इसको आप देख लेंगे। और जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, क्या क्या इस प्रक्रिया में है, ये सब आप इसका अध्ययन कर लेंगे। इसके पश्चात जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। इसमें क्या होता है, रोगों का लैंगिक संचरण। अनेक रोग जो लैंगिक माध्यम से हो सकते हैं, जैसे जीवाणुजनित या अन्य प्रकार के, जिसमें एड्स वगैरह होती है, इसका भी इसमें ध्यान रखा रहता है, जिसके बचने के कुछ उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं और जो इस प्रकार हमारे हैं। कुछ विधियां हैं गर्भ रोकने की, ये आप इसका अध्ययन कर लेंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। इस प्रकार से संपूर्ण पाठ समझाया गया है।
आशा करते हैं आप इससे लाभ उठाएंगे और विस्तृत जानकारी के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। ये पाठ एक सारांश के रूप में है जिसमें महत्वपूर्ण भाग समझाए गए हैं। आशा करते हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।